सोना या फिर स्टॉक मार्केट? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से इन्वेस्टर्स के मन में उलझन पैदा करता आया है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही आम धारणा से और इसे खत्म करेंगे एक ऐसी बात पर जो शायद इन्वेस्टमेंट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पारंपरिक तौर पर मतलब हमेशा से गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। जरा सोचिए, जब भी मार्केट में घबराहट का माहौल होता है, जब आर्थिक संकट के बादल मंडराते हैं, तो हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सबसे बड़ा सवाल आता है, पैसा सबसे ज्यादा सेफ कहाँ है। और देखिए, पारंपरिक तौर पर इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। गोल्ड को देखा जाता है एक ढाल की तरह, एक शील्ड जो आपके इन्वेस्टमेंट को बचाता है। और दूसरी तरफ है स्टॉक्स, जिन्हें ग्रोथ का इंजन माना जाता है, जो आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ाते हैं। इसीलिए गोल्ड को सेफ हेवन एसेट कहते हैं, मतलब एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना जहां निवेशक तब पनाह लेते हैं जब बाकी के इन्वेस्टमेंट मार्केट के तूफान में फंसे हों। इसके पीछे की सोच बहुत सीधी है। ये माना जाता है कि गोल्ड और स्टॉक्स की चाल उल्टी होती है, मतलब जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड की कीमतें ऊपर जाती हैं, और इसी वजह से ये आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस, एक स्थिरता लाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या हो अगर असल डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा हो? चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं जो इस पुरानी सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये स्टडी भारतीय बाजार पर की गई थी और इसमें साफ साफ दिखता है कि 2019 से लेकर 2024 तक गोल्ड की कीमतों में लगातार एक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ठीक है, यहाँ तक तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन असली हैरानी की बात अब सामने आती है जब हम इसी टाइम पीरियड के इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट को गोल्ड के चार्ट के ठीक बगल में रखते हैं। तो देखिए, दोनों का ट्रेंड, दोनों की चाल कमाल की हद तक एक जैसी है। और ये सिर्फ देखने में ही एक जैसा नहीं है, असल में इस स्टडी में गोल्ड और स्टॉक्स के बीच 0.56 से ज्यादा का पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट पाया गया। अब इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे, जो कि सेफ हेवन वाली थ्योरी के बिल्कुल ही उलट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इन्वेस्टमेंट के जो ये पुराने स्थापित नियम हैं, वो आखिर टूट क्यों जाते हैं? वो हमेशा काम क्यों नहीं करते? देखिए, इसकी सीधी सी वजह ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कभी भी एक जैसे नहीं रहते। गोल्ड और स्टॉक्स जैसे एसेट्स के बीच का जो रिश्ता है ना, वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वजहों के आधार पर बदल सकता है। और क्योंकि मार्केट का कोई एक फिक्स नियम नहीं है जिसे आंख बंद करके फॉलो किया जा सके, इसीलिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स फैसले लेने के लिए एनालिसिस के दो अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें बड़ी तस्वीर देखी जाती है, मतलब अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, इन सब फैक्टर्स को स्टडी करके किसी एसेट की अंदरूनी कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाया जाता है। और दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। ये बिल्कुल अलग है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस चार्ट्स और पुराने मार्केट डेटा पर फोकस करता है। इसका मानना है कि जो कुछ भी जानना जरूरी है वो सब कुछ पहले से ही कीमत में दिख रहा है। तो इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है? टेक्निकल एनालिसिस बस ये पूछता है कि कीमत के साथ क्या हो रहा है, ये चार्ट्स और पैटर्न पर फोकस करता है। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस ये पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इकोनॉमी और असल दुनिया के इवेंट्स पर ध्यान देता है। तो चलिए अब इस टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसके जरिए मार्केट को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस 3 मूल सिद्धांतों पर टिका है। पहला, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी सारी जानकारी पहले से ही प्राइस में शामिल है। दूसरा, प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स, मतलब कीमतें एक दिशा में चलती हैं। और तीसरा, सबसे अहम, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है और पुराने पैटर्न भविष्य के लिए संकेत दे सकते हैं। और इन सिद्धांतों को इस्तेमाल करने के लिए एनालिस्ट कई तरह के टूल्स यूज करते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन से मार्केट की दिशा कंफर्म करते हैं और आरएसआई या एमएससीडी जैसे इंडिकेटर्स से मार्केट की ताकत और मोमेंटम का पता लगाते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। और हाँ, इस अप्रोच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे टूल का इस्तेमाल होता है, जो एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है।
मतलब ये एक तय कीमत पर आपके एसेट को ऑटोमेटिकली बेच देता है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो ठीक है, हमने ये सब देख लिया, पर इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी सीख कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, कोई ये खरीदो या वो बेचो वाली सलाह नहीं है, बल्कि ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक सबक है। पुरानी सुनी सुनाई बातों या मिथकों पर भरोसा करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम मार्केट एनालिसिस के क्यों और कैसे को समझें। ये जानना कि एनालिस्ट इस कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलती मार्केट को नेविगेट करने के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यही असली पावर है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हुए इसे खत्म करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिस्क यही सोच है कि मार्केट को कुछ आसान, कभी न टूटने वाले नियमों